तो आज हम लोग देखने वाले हैं लिसनर्स के बारे में। तो लिसनर्स क्या है, कुछ टेस्टनजी क्या करता है, कुछ उसके एडिशनल फीचर्स टेस्टनजी। तो इसमें एक लिसनर्स आता है आई रेट्रा एनालिजर, जो कि करता क्या है कि ये तो जो तुम्हारे फेल्ड टेस्ट केसेस होंगे उनको रीरन करेगा। जैसे अगर मैंने रीरन की कंडीशन दे दी 2 बार, तो क्या करेगा उस पर्टिकुलर टेस्ट केस, अगर 2 बार वही टेस्ट केस 2 बार फेल हुआ, मतलब एक बार फेल हुआ तो वो 2 बार और ट्राई करेगा, क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन क्या दी थी कि वो 2 बार रीरन होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि मैंने कंडीशन 2 दी है और एक बार फेल हुआ, दूसरी बार पास हो गया, अब ऐसा नहीं कि वो तीसरी बार भी रन करेगा। जब वो एक बार पास हो गया तो वो आगे चला जाएगा, फिर इसको रन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसमें लिसनर्स क्या होते हैं कि सारे इंटरफेस होते हैं। लिसनर कोई क्लास उसमें नहीं होती, सारे इंटरफेस होते हैं, उनके पास कुछ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करके कुछ कोड में अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेंगे। तो यहीं पे देखो मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई रिट्राई फील्ड टेस्ट केसेस वाली, और इम्प्लीमेंट कर दिया क्या, आई रिट्राई एनालिजर। तो मेरे पास ये रिट्राई वाला मेथड क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। अब हमें यहाँ पे कंडीशन ऐसे बनानी है कि अगर हमारा टेस्ट केस फेल हो और मुझे कुछ गिवन कंडीशन देनी पड़ेगी कि मुझे इतनी बार अपने टेस्ट केस क्या करना पड़ेगा, रीरन। मुझे वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इन, तो बना लेता हूँ मैं वेरिएबल, एक बना लेता हूँ एक काउंटर इक्वल्स टू 0, एक बना लेता हूँ इंट रिट्राई। अब रिट्राई तुम्हें कितनी बार करना है, मैं 2 बार करना है मान लो। ठीक है। अब अंदर बस तुम्हें इसके अंदर एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, इफ काउंटर is less than or equals to what, retry, then यहाँ पे क्या कर लेना, काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर लेना, रिटर्न रिटर्न ट्रू। ठीक है। देखो होगा क्या, पहली बात मान टेस्ट केस फेल हुआ तो इस वाले फंक्शन के पास आएगा ही आएगा। ठीक है। अब वो फेल हुआ तो आया इस फंक्शन के पास, अब वो चेक करा क्या काउंटर की वैल्यू रिट्राई से कम है, हाँ है, तो क्या करेगा फिर वो पहले क्या करेगा, अंदर कुछ कोड लिखा गया हमें दिख नहीं रहा, वो क्या करेगा अपने फेल्ड टेस्ट केस को रीरन करेगा। रीरन करने के बाद काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। अगर टेस्ट केस पास हुआ तो वो रिटर्न कर जाएगा ट्रू ही, तब वो आगे रन नहीं करेगा। अगर नहीं किया मतलब वो कहाँ आएगा, इस बाहर रिटर्न फॉल्स में आएगा। फिर से क्या करे, काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हुई थी, अब काउंटर वैल्यू क्या कर देगा, वो 1 कर देगा, फिर एक बार ट्राई करेगा। ऐसे ट्राई करता जाएगा लास्ट कंडीशन तक। हमने कंडीशन दी है 2, 0 1 2, 3 बार ही रन करेगा। अगर तीनों केसेस में क्या हो गया, वो फेल हुआ तो 3 बार ही रन करेगा वो। अगर मैं यहीं पे 1 दे दूं, 1 2 2 बार। ठीक है। ये तुम्हारा था ट्राई। अब तुम्हें यूज कैसे करना है इसको, सिंपल यूज करना है तो तुम्हें जो तुम्हारी टेस्ट क्लासेस हैं, जैसे कि मेरे पास कोई यहाँ पे टेस्ट क्लासेस होंगी, SRC बस फोल्डर बनाएगा इसमें, टेस्ट स्क्रिप्ट। यहाँ आओ, एनोटेशन टेस्ट कहाँ है, यहाँ पे चेंज में नहीं है। चलो यही मान लो मेरा दादा इंडक्शन टेस्ट मेरे पास है अभी, मान लो यहाँ पे। तुम्हें इंडक्शन टेस्ट के अंदर आओ, यहाँ लिखो रिट्राई एनालिजर इक्वल्स टू, और जो तुमने क्लास बनाई थी, क्लास नाम क्या है मेरा, रिट्राई फेल्ड केसेस ना, तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा बस रिट्राई फेल्ड केसेस डॉट क्लास। वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अगर ये फेल होगा, क्या करेगा, इसको रीरन करेगा लास्ट कंडीशन तक। अगर फेल्ड होगा तो हमें हर एडिशन टेस्ट में पास करना पड़ेगा। सिंपल वाला है, हार्ड वाला देखोगे तो वो काफी कंफ्यूजन आ जाएगा तुम्हें इसमें। हाँ, क्योंकि ये आई ट्राई एनालिसिस तुम ना, तुम्हें आई ट्रांसफॉर्मर में पास करना पड़ता है ना एक्सएमएल फाइल के अंदर, आई रिट्राई वाला बस। और अदर लिसनर्स जो हैं, चाहे आप ट्रांसफार्मर में पास करो, ट्रांसफार्मर वाले को एक्सएमएल फाइल दे दो, या फिर सभी को कहाँ दे दो, उस एक्सएमएल फाइल के अंदर, टेस्ट एक्सएमएल फाइल के अंदर। लेकिन रिट्राई वाला को नहीं देना, नहीं दिया जाता। ठीक है। हाँ, आते हैं कोई दूसरे वाले भी लिसनर पे। ये समझ में आया ये वाला, किस कंफ्यूजन तुरंत पूछ ले मुझसे भी।
सिंपल सा कोड है, देखो बस तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरी शुरू वाली कंडीशन क्या होगी और मेरी लास्ट वाली कंडीशन क्या होगी। ठीक, अब तुम्हें कंडीशन बनानी पड़ेगी कि अगर मेरा काउंटर वैल्यू लेस देन रिट्राई है तो जाके रिट्राई करना, अगर पास हो गए तो वही रिटर्न कर जाना, और अगर फेल होना तो रिटर्न फॉल्स कर देना और फिर से क्या करना, रिट्राई। तो जब इस बार रिटर्न फॉल्स आएगा तब तक ये फंक्शन रन होगा रिट्राई वाला। लूप क्या लगा रहे हो यहाँ पे? नहीं, जो टेस्ट केस जो ये देखो, ये जब टेस्ट केस फेल होगा रिट्राई वाला ना तभी रन होगा। जब रिटर्न फॉल्स आया मतलब टेस्ट केस क्या हुआ, फेल हुआ, तो फिर से रिट्राई के पास मेथड से पास चला आएगा वो, फिर रिट्राई वाला फंक्शन प्रिंट करेगा। और काउंटर वैल्यू हम क्या करी थी यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे इसको स्टैटिक कर लो, यहाँ पे स्टैटिक ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। और नीचे क्या हो रहा है? ठीक है, इसकी वैल्यू स्टैटिक थी, वन हुआ। जब ट्राई टेस्ट केस फेल हुआ, वैसे सब समझना कि रिटर्न रिटर्न होने के बाद डायरेक्ट यहीं आ रहा नहीं, जो टेस्ट केस फेल होगा उसकी वजह से ये रिट्राई वाला मेथड फंक्शन में आ रहा है, फेल्ड टेस्ट केस की वजह से। ये समझना कि यहाँ रिटर्न फॉल्स कर रहा है इसकी वजह से नहीं। ठीक है, जैसे टेस्ट केस फेल होगा फिर रिट्राई के पास आएगा, फिर काउंटर की वैल्यू मैच कराएगा रिट्राई वाले से, क्या कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से क्या करेगा वो, टेस्ट केस को रीरन करेगा। चाहो तुम इसको भी स्टैटिक बना। ठीक, चलो दूसरे वाले पे आते हैं। एक एक हमें देखना आज क्लास आई टेस्ट लिस्टनर। ठीक है, मान लो बनाता हूँ इसका कस्टमाइज रिपोर्ट नाम, सिंपल नाम, रिपोर्ट, बढ़िया नाम रखते हैं इसका, रिपोर्ट जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। या देखो हमारे पास हाइपर लिस्टनर होता है, उसका नाम क्या है, इम्प्लीमेंट्स करो आई टेस्ट लिस्टनर। एक तो आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट लिस्टनर भी होता है ना एक। अब देखो इसको इसके पास मेथड है, लेकिन वो राइट कर लेके नहीं दे रहा है ये, क्या करना पड़ेगा मालूम है, क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आना, सोर्सेज में आना, और यहाँ पे क्या आना, ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स, इस पे क्लिक करोगे तो जो तुम्हारे वो मेथड ओवरराइड नहीं हो रहे थे मेथड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओवरराइड हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे इसके मेथड क्या आ जाएंगे, ओवरराइड। ये जो अंदर का कोड लिखा है फालतू कोड इसे डिलीट कर देना, कुछ काम का है नहीं है। अब बताता हूँ कि फंक्शन काम कैसे करते हैं। इधर आओ। अब देखो ऑन टेस्ट स्टार्ट है, ये वाला कब रन होता है, आपके बिफोर शूट के जस्ट बाद, बिफोर शूट के जस्ट बाद क्या रन होगा, ऑन टेस्ट स्टार्ट। और ये बस एक ही बार रन होता है, जैसे बिफोर शूट एक बार रन होता है ना, वैसे ही एक बार भी ये भी रन होता है। अब अगला क्या है, ऑन टेस्ट सक्सेस, जब आपका टेस्ट केस पास होगा तब ये चलेगा, जब पास होगा तभी कंडीशन अंदर कंडीशन लगी होंगी, जब टेस्ट केस पास होगा क्या रन होगा ये। ऑन टेस्ट फेल्योर, जब टेस्ट केस फेल होगा, ऑन टेस्ट स्किप जब स्किप होगा। और ये जब फेल परसेंटेज वाला है कुछ, इसका भी ये भी काम का है नहीं, इसमें कुछ कोड हम लिखते नहीं इसका। कुछ टेस्ट केस जो होते हैं ऑन फेल विदाउट टाइम आउट, कुछ टेस्ट केस विदाउट टाइम आउट वाले फेल होते हैं वो, देखो मैंने यहाँ पे एक गलत चीज बता दी क्या है, वो ये थी ऑन टेस्ट स्टार्ट, क्या मालूम है, सॉरी गलती हो गई ये वाली, ऑन टेस्ट स्टार्ट जैसे आपका बिफोर मेथड होता है ना, बिफोर मेथड के जस्ट बाद रन होता है ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट स्टार्ट। लेकिन नीचे ही देखो एक फंक्शन और है, उसका नाम क्या है, ऑन स्टार्ट, ये बिफोर शूट के बाद। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं इसका वो रनिंग रनिंग ऑर्डर, बिफोर शूट, ऑन स्टार्ट, ठीक है, बिफोर शूट फिर ऑन स्टार्ट, फिर क्या, बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, बिफोर क्लास के बाद क्या, बिफोर मेथड के बाद क्या, ऑन टेस्ट स्टार्ट।
फिर क्या आफ्टर मेथड, फिर क्या रन होगा ऑन टेस्ट। अगर टेस्ट केस पास हुआ तो क्या होगा ऑन टेस्ट सक्सेस। देखो इसलिए ऑन टेस्ट सक्सेस, फिर अगर फेल हुआ तो ऑन टेस्ट फेल्योर, स्किप हुआ तो ऑन टेस्ट स्किप। ये तीनों कंडीशनल है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां रन होगा क्या। अब देखो तुम सोच रहे हो ना एक चीज कि यार ऑन टेस्ट स्टार्ट बिफोर मेथड बार रन हो रहा है, लेकिन ऑन टेस्ट फिनिश कोई फंक्शन नहीं दिया इनने। क्यों नहीं दिया मालूम है? क्योंकि टेस्ट केस रन होने के बाद तीन कंडीशन तुम्हारे पास आएंगी, पास होगा, फेल होगा, फिर स्किप होगा। वो तीनों इन्होंने दे दिए ना यहाँ पे, तो ऑन टेस्ट फिनिश क्यों दे वो ना। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे, और ये वाला इनको इनको मत समझो, ये फालतू चीज है, ये कुछ काम का नहीं है। फिर लास्ट में क्या रन, बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट रन होगा, आफ्टर टेस्ट के बाद रन होगा क्या ऑन फिनिश, ऑन फिनिश के बाद क्या तुम्हारा आफ्टर शूट। ये ये यार कोड फालतू का, वो ऑटो जनरेट हो जाता है, ये कुछ काम का नहीं है अपने का। समझ गया ना। बिफोर देखो पहले का रन होगा तुम्हारा, जैसे मैं यही लिख रहा हूँ रनिंग ऑर्डर छोड़ो, अकाउंट स्टार्ट हो गया, इसको ऊपर लिख दो बस। ठीक है, पहले बिफोर शूट, ऑन स्टार्ट, फिर आपका बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, ऑन टेस्ट स्टार्ट, फिर अगर पास हुआ तो ऑन टेस्ट सक्सेस, फेल हुआ तो ऑन टेस्ट फेल्योर, या फिर स्किप हुआ तो ऑन टेस्ट स्किप। फिर उसके बाद क्या रन होगा आपका आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड के बाद आफ्टर क्लास, सॉरी आफ्टर टेस्ट, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, फिर ऑन फिनिश, उसके बाद क्या आफ्टर शूट। अब देखो आपने क्या किया होगा, आपने रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कुछ फंक्शन बनाया था, वो वाला अरे एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट कहाँ से लगा रहे थे आप लोग। जो तुम्हारा था एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट, वो कहाँ इनिशियलाइज हो रही थी, बिफोर शूट में करा रहे थे। अब देखो तुम एक चीज ये सोचो, अगर तुम्हारे पास, तुम पहले 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 तुम बताना चाहिए तुम्हें। अच्छा एक्सेल एक्सएमएल फाइल है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाओ टेस्ट जी। देखो तुम्हें अगर जनरेट, अगर तुम्हें एक्सएमएल फाइल जनरेट करनी है ऑटो वाली, तो यहाँ पे आओ, क्रिएट कन्वर्ट टू टेस्ट पे क्लिक कर दो, तुम्हारी एक्सएमएल फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है यहाँ, ठीक है। ऐसे फिनिश कर दो, तुम्हारी एक एक्सएमएल फाइल बन जाएगी नीचे ना। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं पैरेलल, फिर इस पे फिर से आते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करना है, और हमें क्या करना है कि इस वाली क्लास को फायरफॉक्स पे रन करना है, और इस वाली क्लास कहाँ रन करना है हमें, मान लो रन करना है क्रोम पे, ठीक है। तो क्या करेंगे मालूम, हम दो टेस्ट टैग बनाएंगे, और एक टेस्ट टैग में पहला वाला रीड कर देना है, और ये ऐसे, ठीक है। पहले टेस्ट वाले में दूसरी क्लास है, इस टेस्ट में क्या है दूसरी क्लास है, और मैं पहला टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ टेस्ट में आओ, यहाँ पे लिखो पैरेलल, कीवर्ड है क्या, यहाँ भी लिख सकते हो पैरेलल, ठीक है। पैरेलल इक्वल्स टू, अब तुम्हें पैरेलल किसके भी यहाँ पे करना है, टेस्ट के भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दो इक्वल्स टू में टेस्ट। अब एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये चीज यहाँ भी दी है तो मुझे यहाँ भी तो देनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा मैं ऊपर क्यों ना दे दूं, सूट सूट वाले लेवल पे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड काउंट दे दो, थ्रेड काउंट जो भी तुम्हारा 5 है अभी, तो यहाँ पे थ्रेड काउंट क्या बताता है मालूम है, तुम कितने तुम कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स साथ में रन करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 दिया है, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 टेस्ट वाली क्लास होती, 5 टेस्ट टैग होते, क्या करता मालूम है, उन 5 टेस्ट टैग को पैरेलली रन करता, 5 मतलब 5 ब्राउजर साथ में लॉन्च होते। यहाँ पे हमारे पास कितने अभी 2 है ना, तो वो 2 को रन करेगा। तुमने भले से 5 दिया है, लेकिन वो 2 को पहले रन करेगा, 2 ब्राउजर साथ में लॉन्च करेगा। हाँ
देखो अगर तुम ये चीज नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो बाय डिफॉल्ट टेस्टनजी क्या करता है, थ्रेड काउंट वैल्यू 5 रखता है बाय डिफॉल्ट। अगर तुम्हें अपनी डिफाइन करनी है तो ये लिखो, और यहाँ पे अपनी जो वैल्यू तुम्हें देनी है वो वैल्यू क्या कर दो, दे दो। अब क्या करेगा मालूम है, अगर मैं कोड रन करूँ तो ये भी साथ में रन होगा और ये क्लास भी साथ में रन होगी। पता नहीं इनका रन हो रहा है कि नहीं, रन करके देखते हैं एक बार। क्या नहीं है, जावा वाली प्रोजेक्ट होगी नहीं ये, जावा प्रोजेक्ट है, 5 जावा प्रोजेक्ट है, मैन प्रोजेक्ट नहीं। देखो अगर रन हो जाए सही है, नहीं तो तुम रन कर लेंगे। हाँ टेस्ट ही रहेगा यहाँ पे, मल्टीपल टेस्ट रन करना चाहते हो ना यार, सोचो ना पहले एक बार, मल्टीपल टेस्ट रन करना चाहते हो तो देखो यार। हाँ देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना वो थ्रेड काउंट वैल्यू 5 रखता है। अगर आपको देना दे दो। अब अगर जैसे आप चाहते हो कि मेरे पास 3 टेस्ट टैग हैं, एक ही एक्सएमएल फाइल के अंदर मेरे पास 3 टेस्ट टैग है, और एक में मान लो लॉगिन का कोड पड़ा है, एक में होम पेज का पड़ा है, और एक में एड टू कार्ट पे पड़ा है, और आप चाहते हो कि मैं तीनों कोड साथ में रन करूँ। मतलब एक ब्राउज़र लॉन्च हो, उसपे लॉगिन वाला कोड रन हो रहा है, फिर उसके साथ ही दूसरा ब्राउज़र लॉन्च हो, उसमें आपका होम पेज का तीसरा भी लॉन्च हो, होम पेज का हो रहा है, ऐसे तीनों साथ में। तो आप 3 टेस्ट टैग बनाओ और यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे थ्रेड काउंट वैल्यू क्या कर लो आप, 3 दे दो। इन केस अगर तुमने ऐसा कुछ करा, सोचो 3 टेस्ट टैग है, थ्रेड काउंट की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा मालूम क्या होगा, जो पहले 2 टेस्ट को पाएगा उनको पहले रन करेगा, और उनके चलने के बाद अगला वाला टेस्ट टैग रन होगा। देखो ये लाइन बाय लाइन लेगा ना, कोड रन हुआ, पहला टेस्ट टैग मिला इसको, फिर दूसरा मिला, थ्रेड काउंट वैल्यू में क्या दी है, 2। क्या करेगा, इन दोनों टेस्ट टैग को क्या करेगा, वो पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा। 2 क्रोम लॉन्च होगा। अब तुम्हें यहाँ पैरामीटर लगाना पड़ेगा। हाँ अभी यहाँ केस में सिंगल ब्राउजर होगा, मतलब 2 क्रोम ब्राउजर लॉन्च होंगे, एक पे ये एक पे ये, ठीक है। अगर अगर तुमने यहाँ पे 3 दिया था तो क्या होता, तीनों साथ में रन होते। अगर तुमने 5 दिया होता तो 5 है ही नहीं, 3 है, 3 को रन करेगा। अब तुम जितना देना चाहो वहां पे इतना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। तुम्हारा पैरेलल बस यही था। हाँ सिंगलटन नहीं होना चाहिए तुम्हारा फ्रेमवर्क, तुम्हारा फ्रेमवर्क इसके लिए सिंगलटन नहीं होना चाहिए। जो तुमने वेबिटल क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया था वो वाला कंसेप्ट इस पे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे चीज और देखो, देखो हम पैरेलल कौन कौन से टैग के भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखना। टेस्ट है, अब यहाँ पे देखो होता है क्लासेस। अगर तुम्हें ऐसा करना है, इस टेस्ट टैग, अगर तुम्हें क्या करना है कि एक ही टेस्ट टैग के अंदर 2 सेम नेम की क्लासेस हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनको मान लो अभी, एक मिनट रुक जाना, कंट्रोल एक्स डिलीट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा ये देखो, एक ही टेस्ट टैग है और एक टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट क्लासेस हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनको भी पैरेलल रन करना है, सेम कंसेप्ट। तुमने यहाँ पे जो पैरेलल टेस्ट दिया वहाँ क्या लिख दो, क्लासेस। तो क्या होगा, इस टेस्ट के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पे हमने 6 दिया है, 2 पाया वो, तो 2 बार रन करेगा। अगर इसको 6 मिलता है यहाँ पे, तो 6 क्लास के लिए 6 ब्राउजर लॉन्च होते साथ में ही, ऐसे। अगर तुम्हें ऐसा भी करना है, एक क्लास के अंदर तुम्हारे पास 10 टेस्ट वाले मेथड हैं, तो आप इनको मेथड्स के भी यहाँ पे रन कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर लो, मेथड्स, ना तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा करना चाहो, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, टेस्ट से करते हैं मोस्टली, ठीक है। पैरेलल में यही होता है तुम्हारा। अब तुम्हें ऐसा करना है कि मल्टीपल ब्राउजर लॉन्च करना है, जैसे तुम यहाँ पे क्या कर लो, पैरामीटर्स वाला लगा लो। पैरामीटर आ गया, यहाँ पे एक मिनट, मान लो मैंने एक दिया क्या, रोम, लेकिन पैरामीटर तो मैं बनाना पड़ेगा 2 टेस्ट टैग, सारे क्लासेस के अंदर अलाउड नहीं होता ना।
ट्राई नहीं किया मैंने। जैसे मुझे 2 क्लासेस रन करनी है पैरेलली अलग-अलग ब्राउज़र पे, उसके लिए अलाउड नहीं करेगा ये। तब तुम्हें 2 टेस्ट टैग बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 टेस्ट टैग बनाएँगे मान लो यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, एक दे दिया इसको, अच्छा अंदर दे दो चलेगा। ऐसे। अच्छा नहीं दे रहा, अलाउड करेगा। अच्छा अंदर अलाउड नहीं कर रहा क्या? अगर अंदर अलाउड नहीं कर रहा तो बाहर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को बाहर दे दो, मतलब कहाँ-कहाँ, एक ये टेस्ट टैग स्टार्ट हो रहा है तो एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, ऐसे। ऐसे। तो क्या होगा, अब मान लो मैंने यहाँ पे पैरेलल रन कर रहा हूँ किसके भी ऐप पे, टेस्ट के भी ऐप पे। जब ये टेस्ट वाला स्टार्ट होगा कोड, इस टेस्ट का कोड, तो क्या करेगा वो, क्रोम पे लॉन्च करेगा। और जब नीचे वाला टेस्ट स्टार्ट होगा किसके लिए रन करेगा वो, फायरफॉक्स पे। तब तुम्हें, जब तुम यहाँ पे तुम्हारा वो कहाँ है, टेस्ट बेस कहाँ है, टेस्ट बेस कहाँ है तुम्हारा, नहीं बनाया क्या? वो नहीं, तुमने बिफोर आफ्टर कहाँ रखा है? अच्छा इसमें टेस्ट नहीं है, जैसे बता देता हूँ देखो। ठीक, कोई बात नहीं, चलो। मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर ये क्लास बना लेता हूँ, अभी रनर है ना। अच्छे कुकुम्बर प्रोजेक्ट है क्या? चलो इसी क्लास में बना देता हूँ मैं टेस्ट बेस। यार, टेस्ट बेस और इसको स्टैटिक करा देते हैं। नाम रखते हैं मान लो बिफोर, ये बिफोर सूट हो गया तुम्हारा। एट द रेट क्या, बिफोर, बताता हूँ ना, बिफोर सूट हो गया तुम्हारा। और बिफोर, बिफोर टेस्ट यूज नहीं करे तुम लोग, बिफोर क्लासेस कर रहे हो अभी, क्लासेस भी यूज नहीं करे शायद। वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसकी तो वो प्लगइन तो रखा है ना, उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। प्लगइन तो है इसका ना। हाँ, जो तुमने इंस्टॉल किया था वहां से मार्केट प्लेस से, उस वो वाला हुआ है। रन थोड़ी ना होगा ये, रन करोगे एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, बिफोर क्लास तुम्हारा एक हो गया क्या, बिफोर मेथड। हाँ टेस्ट वाले से चलेगा ही, सब कुछ चलेगा। चलो यही देखते रहो अभी। देखो यहाँ पे, अब तुम्हें ब्राउजर लॉन्च करने को तुम कहाँ लिखते थे, बिफोर मेथड के अंदर ना। जैसे हमारे पास मान लो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, वेब यूटिल बनाया है ना यार, न्यू वेब यूटिल। अब वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हो, बिफोर सूट के अंदर बनाते हो ना। मान लो डॉट लॉन्च ब्राउजर था, यही है। उसका पैरामीटर बना लो लॉन्च ब्राउजर मेथड को, क्या बना लो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ब्राउजर नेम। तुमने यहाँ पे कंडीशन लगाई होगी फेल्स वाली, मान लो लगी है तुम्हारी, तो यहाँ पे आओ टेस्ट बेस के अंदर, यहाँ मांगला ब्राउजर का नेम, तो यहाँ क्या लगा लो, पैरामीटर्स वाला कंसेप्ट। कैसे लगाते हो, एट द रेट पैरामीटर्स जे यूनिट। देखो देखो यहाँ पे एक एक ये वाला आ रहा है, जे कमांडर वाला, एक ये जे यूनिट का आ रहा है, यूज कौन सा करना है, पैरामीटर्स वाला। और इसके अंदर कुछ देते हो,
मैं भी भूल गया हूँ यार। स्ट्रिंग br नेम, और ये है br नेम, कहाँ दोगे? यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा कुछ, मैं बताता हूँ क्या देना पड़ेगा। मेथड वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू। तुम्हें, तो तुम्हारा वहाँ पे की नेम क्या था ब्राउजर के लिए एक्सएमएल फाइल के अंदर? क्या नाम है यार? ब्राउजर। तो यही की नेम तुम्हें कहाँ देना पड़ेगा? इस वैल्यू के अंदर। अब क्या करेगा मालूम है? देखो, जब बिफोर टेस्ट, जब वहां पे आया बिफोर टेस्ट को, ये पहले वाले टेस्ट रन करने आया, पहले वाले टेस्ट को, तो क्या करेगा वो? ब्राउजर नेम क्या पाया? क्रोम। तो वही क्रोम कहाँ दे देगा वो? टेस्ट बेस के बिफोर मेथड को। तो कहाँ लॉन्च कर देगा वो? क्रोम के लिए। जब अगला टेस्ट मिला तो उसे ब्राउजर की वैल्यू क्या मिली? फायरफॉक्स। क्या कर देगा वो? फायरफॉक्स पे। अब इस केस में हमारा क्या होगा कि एक एक वाला टेस्ट केस तुम्हारा क्रोम पे चलेगा, एक तुम्हारा फायरफॉक्स पे चलेगा। तब तुम्हें अगर ऐसा कर लगाना, तुम्हें ये पैरामीटर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें वो वाला कंसेप्ट अपनाना है तो पैरामीटर्स वाला देना तुम्हें मस्ट होगा। ठीक है, ये तो समझ में आया? कहाँ? बता दो कि if you want to implement the parallel testing, then what we need to do in XML file, we need to provide in suit tag or in test tag, we need to provide parallel equals to we need to provide our like we can pass tests, either we can pass classes, we can pass methods on which behalf we want to run out our the test cases on parallel. ठीक है? If we have provided test, and let us suppose in suit tag we have two test tag, and if you want to run if you want to run if you want to run our test cases on multiple browsers, let us suppose I want to run some test cases on Chrome and some of in Firefox. So for that, in XML file I need to provide my browser name as a parameter. So for that, in between suit tag and test tag I need to provide the parameters tag, and under the parameters tag I need to provide the name attribute, and inside that I need to give my parameter name, and column I need to provide my second attribute, that's name is value, and inside that I need to provide the browser value. So what it will do, let us suppose for first test I have provided parameters for the Chrome, and for the second test I have provided the parameters for Firefox. So what it will do, if it will go and also we need to provide the parameters where? In before method. In before methods, we need to provide at the rate parameters value is equals to then our key name of that parameter, and we need to take an argument in before method, and we need to provide that argument into our launch browser method. So what it will do, if it will go to run our code from if it will run the first test tag, then it will launch the browser for it will launch the browser for first test as a Chrome, and it will launch the browser for second test as a Firefox. ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पैरेलल चाहिए तो तुम्हें सूट लेवल पे, फिर टेस्ट लेवल पे तुम्हें बताना पड़ेगा पैरेलल इक्वल्स टू टेस्ट क्लासेस, या फिर तुम्हें क्या मेथड्स, तुम्हें कौन सी भी यहाँ पे तुम्हें वो पैरेलल एक्सेस चलाना है। उसके बाद तुम्हें थ्रेड काउंट, मैं भूल के बताना, तुम्हें थ्रेड काउंट बताना पड़ेगा कि मैं क्यों कितने थ्रेड साथ में चलाना चाहता हूँ। थ्रेड यार, थ्रेड हिंदी समझो धागा आता है। हाँ, देखो सिंक्रोनाइजेशन मतलब यार, थ्रेड मतलब तुम कितनी चीजें साथ में चलाना चाहते हो। थ्रेड में यही है मतलब है तुम्हारा, तुम कितनी चीजें एक साथ करना चाहते हो। हाँ, सिंक्रोनाइज में एक ही चलेगा, और नॉन सिंक्रोनाइज होगा तो वहां पे मल्टीपल चलेंगे। हाँ, जब तुम्हारा असिंक्रोनस रहेगा तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी। हाँ, असिंक्रोनस वाले में तो ये मल्टीपल चीजें साथ में चल चल रही हैं, वहां ब्लॉकर कुछ हो सकता है, आपका कोड ब्लॉक हो जाए ना। हाँ, लिस्ट इससे लिस्टर्स क्या मतलब है? तो देखो, मैंने इसलिए पहले बताया ना कि रिट्राई वाले टेस्ट केसेस को तुम्हें, या रिट्राई एनालिजर वाले क्या कहते हैं कि लिस्नर को तुम्हें एक्सएमएल फाइल के अंदर प्रोवाइड करना मस्ट नहीं होता। तुम्हें बस वो टेस्ट वाले टैग में जाके वहां पास कर दो रिट्राई एनालिजर इक्वल्स टू रिट्राई वाले क्लास का नाम डॉट क्लास, बस।
तब तुम यहाँ प्रोवाइड किया, तुम्हें दिक्कत क्या है? और तुम रिट्राई वाला कोड भी मत इम्प्लीमेंट करो, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली नहीं, उतनी बार नहीं चलेगा। उतने थ्रेड रहेंगे तो उतनी उतने चीजें साथ में चलेंगी। जैसे समझो मेरे पास 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे थ्रेड काउंट 4 दिया, तो चारों लोग साथ में दौड़ेंगे। अब चारों लोग अलग अलग हैं, देखो। अब मैंने मतलब 2 लोग हैं, मैंने 2 लोग हैं, मैंने 3 लोग हैं, मैंने 2 दिया, तो क्या होगा? पहले 2 वाले साथ में दौड़ेंगे, उनका रेस खत्म हुआ तो क्या होगा? तीसरा वाला फिर दौड़ेगा, ऐसे। हाँ, जब एक थ्रेड बंद हुआ, हमने थ्रेड काउंट क्या बताया, बता दिया था 2। अब मान लो कि क्या हुआ कि मान लो, हाँ बात सही कर रहे हैं, 3 थ्रेड हुआ, मान लो चालू है, 2 दिया था हमने थ्रेड काउंट, तो क्या हुआ? मान लो दोनों की रेस हो रही है, 2 लोग भागे पहले, उसमें एक पहुंच गया, तो तीसरा वाला भी स्टार्ट कर लेगा अपना, क्योंकि उसका एक थ्रेड वाला क्या होगा, एक थ्रेड का उसका क्या कहते हैं, मेमोरी खाली हो गई, तो दूसरा वाला चला गया। ठीक है। हाँ बताता हूँ वो भी, देख। ये समझ में आया पैरेलल वाला? तो मेरा सिंपल है यार, कुछ कुछ है नहीं उसमें। बता तो रहा हूँ, अगर आप थ्रेड काउंट यहाँ पे नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 रखेगा। अगर मैंने ये कोड यहाँ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट 5 रखेगा। तो अगर आपको देना है, जैसे आपको क्या करना है कि मुझे 2 टेस्ट टैग को साथ में रन करना है, तो पैरेलल थ्रेड काउंट इज इक्वल टू क्या दे दो आप, तो अगर आपको देना दे सकते हो, आप नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ तुम्हें पास करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ तुम्हें ऐसे ही पास करना पड़ेगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है कुछ पूछ लो इसके बारे में, टेस्ट इंडेक्स फाइल के बारे में यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं एक बार लिस्टनर, जो लिस्टनर हमने छोड़ा था वो वाला, कौन सा था? रिपोर्ट जनरेटर, ये वाला ना। अब देखो, इसका यूज कहाँ करेंगे हम? अभी तुम क्या करते हो कि जो तुम्हारा एक्सटेंड रिपोर्ट का अपडेट बनाते हो, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, और फिर इसका लॉगर इनिशियलाइज कराते हो, फ्लश कराते हो, कहाँ कराते हो वो? बिफोर बिफोर आफ्टर सूट में, बिफोर बिफोर आफ्टर वैलिडेशन में टेस्ट जी के, तुम चाहो यहाँ भी करा लो। जैसे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कि एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्ट वाला कर ले, तो क्या कर लो यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर लो तुम, एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्टर जो अभी बना था, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर वाला, वो कहाँ पास कर दो, वो यहाँ पास कर दो। क्यों? क्योंकि बिफोर शूट के बाद चल क्या रहा है, ऑन स्टार्ट चल ही रहा है ना यार। तो चाहे तुम यहाँ पास कर लो, और चाहे तुम वहां पास कर दो, रिपोर्टिंग चाहिए तुम चाहे यहाँ पास करो चाहे वहां पास कर लो, बात एक ही होती है। ठीक है। और जैसे तुम्हें क्या, तुम अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें फेल टेस्ट के स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो तुम कंडीशन लगा रहे थे आफ्टर मेथड के अंदर, वहां ना लगा के यहाँ लगा लो यार, ऑन टेस्ट फेल्योर के अंदर। टेस्ट केस फेल होगा तभी स्क्रीनशॉट लेगा नहीं, तुम ऑन टेस्ट फेल्योर में लगा लो। स्किप के लिए चाहिए स्किप में लगा लो, पास में चाहिए तो पास में लगा लो ना। वो तो तुम्हारे इनोटेशन टेस्ट के लिए होता है ना। अगर तुम किसी इनोटेशन टेस्ट को फॉल्स नहीं रन करना चाहते, तो वहां पे जो इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, वो टेस्ट रन नहीं होगा। वो तो उसके लिए वो अलग चीज होगी तुम्हारी। तुम्हें बस यही इसमें यही है वैसे यार, ऑन स्टार्ट तुम्हें समझना पड़ेगा यही कि आफ्टर तुम्हारे बिफोर शूट के बाद रन होगा। और तुम यहाँ पे वो जो जो चीज तुम बिफोर शूट में पास कर रहे हो, वो कहाँ पास कर लो, यहाँ पास कर लो। देखो एक चीज और देखना यहाँ पे, मान लो कि, मान लो ये चीज भूल जाओ अभी, रिपोर्ट जनरेटर वाली तुम यूज कर रहे हो टेस्ट बेस वाली क्लास, ठीक है, टेस्ट बेस वाली क्लास यूज कर रहे हो, और तुमने यहाँ पे अपने रिपोर्ट का इंस्टॉलेशन तुम यहाँ करा रहे हो, कौन सा वाला, जो न्यू एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर वाली क्लास, ठीक है, यहाँ करा रहे हो। अब तुम यहाँ पे अपने अपने क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, अपने रिपोर्ट का नाम बता रहे हो कि मेरे रिपोर्ट का नाम कहाँ होना चाहिए, मान लो होना चाहिए एसआरसी में होना चाहिए, रिसोर्सेज में सेव होना चाहिए मान लो, और उसका नाम होना चाहिए टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ऐसे होना चाहिए। मैं ऐसे बता रहे हो। लेकिन अब सोचो, और अब सोचो कि अगर मैं पैरेलल टेस्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा इस टेस्ट के लिए, ये मान लो स्मोक वाला है, मान लो मेरा ये टेस्ट टैग, मेरा स्मोक टेस्ट केसेस है इसके अंदर, और इसके अंदर के कौन से हैं, रिग्रेशन वाले, और तुम चाहते हो कि मेरे स्मोक वाले का टेस्ट रिपोर्ट अलग बने, और रिग्रेशन वाले का क्या करे, अलग बने, तुम ऐसा चाहते हो, तब कैसे करोगे?
देखो, ये मत समझना कि तुम बिफोर टेस्ट वाली जो चीजें होती हैं वो बस एक ही बार चलती है, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पास एक्सएमएल फाइल के अंदर जितने टेस्ट टैग होंगे उतनी बार तुम्हारा बिफोर टेस्ट चलेगा। जितनी बार टेस्ट टैग होगा एक्सएमएल फाइल के अंदर उतनी बार तुम्हारा बिफोर टेस्ट चलेगा। और एक चीज ये सोचो, बिफोर सूट क्यों एक बार चलता है? क्योंकि एक एक्सएमएल फाइल के अंदर सिर्फ एक ही सूट टैग अलाउड होता है। जैसे आपके एचटीएमएल में क्या होता है, एचटीएमएल में एक ही आपका मेन मेन क्या रहता है, आपको जैसे दिखाऊं, एचटीएमएल टैग होता है मेन ना। जैसे एक एचटीएमएल वाले पेज पे एक ही एचटीएमएल टैग दे सकते हो आप, स्टार्टिंग वाला और लास्ट में उसका एंडिंग। ऐसे सूट का भी सीन होता है, सूट भी एक एक्सएमएल फाइल के अंदर सिर्फ एक ही सूट वाला टैग बनेगा, तो इसीलिए बिफोर सूट एक ही बार चलता है। ठीक है। और टेस्ट वाला टैग का क्या है, जितनी बार, ये यहाँ पे कितनी बार हमारे पास दो टेस्ट टैग हैं, तो यहाँ पे बिफोर टेस्ट जो अगर हम यहाँ दिए होंगे, कहाँ गया अपना ये टेस्ट बेस या जैसे यहाँ पे नहीं दिया मैंने ना, मान लो यही है, मान लो बिफोर बिफोर टेस्ट और इसको करते हैं टेस्ट। ठीक। तो क्या होगा, ये बिफोर टेस्ट दो बार चलेगा, एक पहले वाले टेस्ट टैग के लिए और एक दूसरे वाले के लिए। तो तुम जो कोड ये वाला यहाँ लिख रहे थे वो कोड कहाँ ले लो, यहाँ पे। और तुम चाहो तो शायद अपने टेस्ट वाले का नाम भी निकाल सकते हो। अब मुझे याद नहीं आ रहा है उसका कोड, कौन सा लिस्टर यूज करते हैं यार। मेथड से तुम्हारा मेथड नेम निकलेगा ना, मुझे क्या निकालना है, उस टेस्ट टैग का नेम। मेरा कौन सा टेस्ट टैग का कोड रन चल रहा है, बताता कौन सा यूज बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ तो। एक तो आई टेस्ट वाला हो गया, टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट डॉट करूँ, देखो गेट एट्रीब्यूट में क्या इफ क्या है, एक मिनट रुक तो जाओ यार, बताता हूँ रुक जाओ। डिपेंड्स ऑन ग्रुप है, गेट इनेबल्ड है, इन्वोकेशन है, प्रायोरिटी है। देखो एक गेट सूट नेम है ना, ये सूट का नेम लेके आएगा। हाँ गेट टेस्ट नेम है ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे यही तुम क्या कर लेना, जब तुम यहाँ पे से तुम क्या करना चाहते हो कि दोनों फाइल मेरी src टेस्ट रिसोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर, लेकिन क्या हो, अलग अलग नाम से क्या हो, सेव हो। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, name। अब तुम यहाँ पे क्या कर लेना, जहाँ तुम टेस्ट डॉट एच टी एम एल कर रहे थे वहाँ क्या, टेस्ट नेम डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे तुम अपना कॉन्फ़िगरेशन देख लेना कैसे करते हो, ऐसे ना। अब क्या होगा, अब मान लो कि मैंने क्या करा था, इस एक्सएमएल फाइल के अंदर मैंने पहले बताया था कि मेरा ये नेम जो है टेस्ट, यहाँ पे याद रखना, एक जो अगर तुम्हारे एक एक्सएमएल फाइल के दो टेस्ट हैं, दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों का नाम मैंने सेम करा है ना, देख रन नहीं होगा, रन टाइम पे एरर आ जाएगी। नाम कुछ भी दे दो, हाँ। जैसे मैंने बता दिया कि मेरा क्या था, ये स्मोक टेस्ट है, जैसे बता दिया मैंने ये मेरा स्मोक टेस्ट है, और ये मेरा क्या हो गया, रिग्रेशन टेस्ट है। जब कोड रन होगा दो रिपोर्ट जनरेट होगी, एक स्मोक टेस्ट के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग। और जो तुम फ्लश करा, क्या रिपीट करेगा, समझा नहीं। हाँ तो बताया था ना कि मेरा स्मोक वाला टेस्ट के मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्मोक वाले टेस्ट को और इस रिग्रेशन टेस्ट को पैरेलल रन कर रहा हूँ अभी। अगर तुम पैरेलल रन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ये पैरेलल हटा दो, तो क्या होगा, पहले स्मोक वाले टेस्ट को फिनिश करेगा फिर क्या रन करेगा, रिग्रेशन वाले को। हाँ तो दो बार लॉन्च तो करेगा है ना यार, करेगा। हाँ तुम क्या कर लो, यहाँ पे फिर टेस्ट बेस है तुम्हारा, कहाँ तो टेस्ट बेस पे ना, यहाँ पे और जो तुम फ्लैश वाला कहाँ करा रहे थे, आफ्टर शूट के अंदर, वो कहाँ करा रहे हो, आफ्टर टेस्ट के अंदर ना। तो ये वाले कर लेना तुम इसके पे।
देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज में तुम कुछ रखो, जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज कुछ रखो। बिफोर टेस्ट में कर रहे थे, बताया तो नहीं, ये देख लो, फ्लश वाला कोड रख लो। नहीं यार, अब तुम सोचो कि तुम फ्लश वाला रख रहे हो आफ्टर शूट, इस केस में तुम फ्लश वाला कोड आफ्टर शूट में रख रहे हो। जब दोनों टेस्ट रन हो जाएंगे तब किसको फ्लश करेगा, वो दोनों रिपोर्ट साथ में कैसे फ्लश कर पाएगा? वही ना, तो वो कहाँ करा लो, आफ्टर आफ्टर टेस्ट के अंदर। तो क्या होगा, पहला वाला टेस्ट टैग रन हुआ तो आफ्टर टेस्ट भी रन होगा। आफ्टर टेस्ट क्या करेगा, पहले वाले रिपोर्ट को फ्लश कर देगा, दूसरा रन करना जाएगा, फिर उसको जनरेट करेगा, फिर लास्ट में उसको फ्लश कर देगा ऐसे। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर एक एनोटेशन तुम्हारे यूज में आए, जरूरी नहीं है, कोई यूज नहीं करता हर एनोटेशन, हर सबके रिक्वायरमेंट के ऊपर होते हैं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, देखो ऐसे कैसे बताता हूँ तुमसे। एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि पैसा क्रेडिट डेबिट होता रहता है, तो मैं वहाँ पे वैलिडेशन करना है कि इतने पैसा निकले तो इतना अमाउंट हो जाना चाहिए, वहाँ पे इतने पैसे निकले तो वहाँ इतना अमाउंट हो जाना चाहिए। अब तुम उसको कैसे वेरीफाई कराओगे, तुम्हें पता तो नहीं है कि इतनी बार अमाउंट कितना होगा, पता तो नहीं होगा ना। तुम्हें गेट टेक्स्ट भी नहीं करना, तुम कैसे कराओगे? गेट टेक्स्ट करोगे तो एक्चुअल निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड टू कहाँ से दोगे? तब तुम जाओगे यूआई में चेक करोगे, एक्सपेक्टेड ये था, मान लो एक बार टेस्ट केस फेल हुआ, पैसा क्रेडिट हो गया, फिर तुम पैसा क्रेडिट हो गया, फिर टेस्ट केस रन करे, पैसे वो जो हम पुराना देखा था वो भी क्या हो गया था, रिमूव हो गया, अब हमें पता नहीं फिर अगली वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, वो जो तो वैल्यू है वो क्या डायनेमिक है, तुम इसको कैसे वेरीफाई करोगे सोचो। जैसे एपीआई टेस्टिंग मान लो है, अब वहां पे एक आईडी की वैल्यू जनरेट होती है, जितनी बार कोड रन करो उतनी बार आईडी क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है, उसको कैसे वेरीफाई कराओगे? पूरा नंबर चेंज होगा ना, तो उसमें चेंज क्या नहीं होगा, चेंज ये नहीं होगा कि अगर उसमें ये चीज फिक्स होगी, हमेशा 10 नंबर डिजिट आएगा और हमेशा वो नंबर में ही आएगा, ये फिक्स रहेंगी, लेकिन अंदर का जो नंबर है वो क्या होगा, अलग अलग आएगा। हमें पूरे एग्जैक्ट वैल्यू वेरीफाई करानी है ना भाई, मैं पूरी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर तुम सोचो स्टॉक मार्केट वाला चीज है, स्टॉक मार्केट में आज मेरे रिलायंस का दाम था एक स्टॉक का 158 रुपीज, और तुमने एडमिशन कोड लिखा है, अब दाम तो हमेशा क्या होता होगा, घटता बढ़ता रहेगा ना। कल 160 हो गया, और तुमने टेस्ट लिखा था कि मेरी एक्चुअल वैल्यू तुम वहां से लेके आ रहे हो और मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, 158 होनी चाहिए, लेकिन कल दाम बढ़ गया, तुम्हारा टेस्ट फेल होगा पास होगा, फेल होगा ना। अब बताओ, तुमने क्या किया था, तुमने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो फिक्स रखी थी वहां पे ना, 158 ही होना चाहिए ना। सोचो कहाँ से लाओगे, मालूम कहाँ से, डेटाबेस से। तुम क्या करोगे मालूम है, क्वेरी चला के अंदर जाके उस वाले कंपोनेंट की वैल्यू डेटाबेस से निकाल के लाओगे, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी स्टॉक वैल्यू क्या है, अभी तुम डेटा लेके आए, तुम्हारा वो क्या हो गया, तुम्हारा वो एक्सपेक्टेड डेटा हो गया, और एक्चुअल डेटा कहाँ से मिल रहा है तुम्हें, यूआई से, गेट टेक्स्ट से, दोनों क्या करा लो, मैच। अब डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कोड तुम कहाँ लिखोगे, यहीं बिफोर सूट के अंदर, डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए, डेटाबेस कनेक्ट तो करोगे। हाँ हाँ, तुम डेटाबेस का ऑटोमेशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जावा में आता है एक जेडीबीसी, हाँ कभी ट्राई करना, जेडीबीसी से आपका वो हो जाता है, तुम कोई वो डेटाबेस पे रीड कर सकते हो। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जब हमें कुछ ऐसा वेरीफाई करना पड़ता है, डेटाबेस से वैल्यू निकालते हैं हम सीधा, जाएंगे डेटाबेस से, उस जाए देखेंगे हमारे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, वो निकाल के लाएंगे, वहां हमें क्या मिल गया, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई डेटाबेस से, और एक्चुअल वैल्यू कहाँ से मिल रही है हमें, यूआई से, दोनों को मैच करा देंगे ऐसे। तो डेटाबेस कनेक्शन कोड कहाँ लिख दो, बिफोर सूट के अंदर, क्योंकि हमेशा हमें तो एक ही डेटाबेस कनेक्ट कराना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हर सूट के लिए एप्लीकेशन देखो एक ही है, एप्लीकेशन तो एक ही है ना, अब हर एप्लीकेशन का एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस कनेक्शन हमें एक ही बार चाहिए, एक ही बार जब कहाँ पास कर लो, बिफोर सूट के अंदर, और लास्ट में मैं आफ्टर सूट के अंदर क्या करा लो, डेटाबेस कनेक्शन को बंद करा लो, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करा लो, हमारा कोड यहाँ हो गया, बताया ना। अब जैसे अब हमें क्या था, अभी हमें एक ऐसा है कि इस जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं अभी, हमें यहाँ डेटाबेस कनेक्शन चाहिए ही नहीं, बिफोर सूट क्यों बनाए हम,
कोई जरूरत है नहीं। अगर जरूरत जरूरत हो सकती है, कैसे? मैं प्रॉपर्टीज फाइल लोड करानी है। अब सारे कोड के लिए प्रॉपर्टीज फाइल क्या है, सेम है। वो कहाँ लोड करा लो, बिफोर सूट के अंदर, तुम्हारे नीड के ऊपर है। तुम्हारा नीड जहाँ लगेगा वो नोटेशन तुम यूज करोगे, चाहे बिफोर सूट हो चाहे आफ्टर सूट हो चाहे कुछ भी हो। ठीक, इतना समझ में आया ना ये लिसनर वाला? तो लिसनर वाले में कुछ था नहीं, रिट्राई वाला तुमने देख ही लिया। और इसमें तुम देखो, बता दो तुम्हें कोड क्या लिखना है, बता दे रहा हूँ अभी, तुम ट्राई करना, बाकी नहीं आएगा बताऊंगा मैं फिर से। ऑन स्टार्ट में तुम पहले वो कर लेना, अब उसका कोड लिखना, एक्सटेंड एचटीएमएल स्पार्क रिपोर्ट का इंस्टॉलेशन। ठीक है, चलो लिख एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर। ठीक है, फिर ऑन टेस्ट स्टार्ट होगा। भाई नीड आएगी जैसे, क्यों नहीं करोगे? देखो बता, जनरली क्यों नहीं करोगे? करोगे ना, तुम्हारे बता सिचुएशन के हिसाब से। कभी तुम्हारा अब ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा एप्लीकेशन ऐसा है, कभी कभी क्रोम पे तो बढ़िया चल रहा है, फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा, तब तो फायरफॉक्स पे टेस्ट करोगे ना, तो मल्टीपल ब्राउज़र टेस्ट कर लो। तो उससे तो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करते हो, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करते हो तुम। तो क्रॉस ब्राउज़र पैरेलल दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। पैरेलल में क्या आता है कि मल्टीपल थ्रेड वाली चीजें आ जाती हैं, और मल्टीपल थ्रेड ऐसा है कि एक के ब्राउज़र पे चलाओ चाहे मल्टीपल पे चलाओ। और क्रॉस क्या हो जाता है, जब आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टेस्ट करना हो। यही यूज कर लो ना यार, वो तो जा रहा है पैरामीटर्स वाले से। ग्रिड भी पहले ग्रिड यूज करते थे, लेकिन ग्रिड जब यही कर दिया तो ग्रिड क्या कहाँ जाओगे? जब यही काम कर दे रहा तो ग्रिड के पास क्यों जाओगे ना? ऑन टेस्ट स्टार्ट में तुम क्या लेना, अरे अपना लॉगर स्लाइस करा लेना। ना जो लॉगर वाली थी, वो एक्सटेंड लॉगर वाली, वो वाली कोड याद नहीं आ रहा है? लॉगर वाले कोड, जो एक्सटेंड टेस्ट डॉट लॉगर डॉट लॉग स्टेप वाला था यार, मुझे याद नहीं आ रहा तुम लोग को। अब तुम्हें यहाँ पे, हाँ हाँ वही वाला वही वाला वही वाला। अब देखो यहाँ पे पास का मैसेज आ देना, लॉग इन्फो वाला पास का, लॉग पास। और यहाँ पे क्या, लॉग फेल और स्क्रीनशॉट। ठीक, स्किप में कुछ नहीं कराना होता, हमें स्किप में चाहिए नहीं होता। और फिनिश में करा रहना यहाँ पे, और फिनिश में वो करा लेना, क्या कहते हैं अपना फ्लश ना, बस यही है, ये कराना है तुमको। तुम चाहो ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये तुम्हें इन्होंने दिया क्यों ये चीजें, जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट तुम्हें लेना मेथड का नेम, तो वो डॉट वही गेट मेथड को कॉल करोगे आएगा, गेट मेथड आ गया। देखो यहाँ पे डॉट आ गया, कर लो गेट नेम में क्या आ जाएगा, मेथड का नेम मिल जाएगा। तुम यहाँ लॉगर डाल दो कि अब मेथड नेम क्या रखते हो तुम, टेस्ट केस का नेम रखते हो, तो आप लिखा लो कि ये करा लो, कॉन्फर्मेशन करा लो यहाँ पे ऐसे, कि ऐसे पास्ड सक्सेसफुली ना, ऐसे तो बताएगा कि टेस्ट केस 001 पास्ड सक्सेसफुली, कहाँ रिपोर्ट में बता देगा वो। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो एरर इसका नहीं है, कुछ और है, ऐसे करा लो स्ट्रिंग लॉग। अरे यार उसको, जैसे मेरे पास लॉगर वाला है, यहाँ पे लॉगर डॉट लॉग था, और यहाँ पे क्या था, स्टेटस ऐसे था ना। अब ये किसका स्टेटस डॉट मान लो इन्फो कराना है, इन्फो करा लेना और कॉमा करके देना पड़ता था मैसेज। और इसको ऑन टेस्ट स्टार्ट भी नहीं करना, तुम्हें कहाँ करना है, जब टेस्ट केस पास हो तब। ऐसे क्या करेगा, जब टेस्ट केस पास होगा तो बता देगा लॉगर में कि भैया ये इन्फो बताया है, और यहाँ पे इन्फो क्या करा लो, पास करा लो, पास। तो पास वाला मार्क लगा देगा और बता देगा कि मैसेज ये। और ऐसे तुम्हें फेल लगाना है तो क्या कर लो, यही सेम कॉपी पेस्ट करो, यहाँ क्या करा लो, जहाँ तुमने पास लिखा था वहाँ क्या लिख दो,
फेल्ड, और नीचे स्क्रीनशॉट का कोड लिख दो और रिपोर्ट में अटैच करा दो ना, ऐसे। अरे हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे कराना है पूरा। चलो ये हो गया, समझ में आया तीनों चीजें। क्या था अपना, एक पैरेलल था, आई ट्राई, आई टेस्टर। तो मैंने अपने पुराने वाली कंपनी में मैंने अपना कोड जो लिखा था इसी में लिखा था, रिपोर्ट वाली चीजें इस आई टेस्ट लिस्टनर के अंदर, और काफी सही बना था वो। चलो आगे आते हैं, अब कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैं कोई वेबसाइट ओपन करूं, कौन सी, फ्लिपकार्ट, लेट अस अज्यूम। चलो यही आ गई। अब देखो, देखो एक, कौन सी टेस्टिंग पूछ रहे थे यार तुम, याद नहीं आ रहा मुझे। रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग, हाँ। देखो, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग होती क्या है, पहली बात, ठीक है, वो क्या होता है मालूम है? जब आपके अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल पिक्सल पे टेस्ट करना हो, मल्टीपल साइज पे टेस्ट करना हो, वही क्या होता है, विजुअल टेस्टिंग। फ्लिपकार्ट है, डेस्कटॉप पे चेक कर लिया मैंने, फोन पे चेक करूंगा, फोन पे चेक करूंगा, टैबलेट पे चेक करूंगा। अब डिवाइस की साइज क्या हो रही है, घट बढ़ रही है ना, वही वही क्या होती है, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग। हर डिवाइस पे उसका रिस्पॉन्सिव कैसा है। अब क्रोम में कैसे करते हैं, देखो, अब ऐसा नहीं कि तो यार तुम्हें, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारा वेबसाइट है तुम्हें 10 फोन दे देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो क्रोम, जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं, वो खुद मोबाइल हमें देते हैं। कैसे मालूम है, ये दिखा रहा मोबाइल वाला तुम्हें, इस पे क्लिक करना, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हें मोबाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ आओ, आईफोन एसई, आईफोन पे कैसा दिख रहा है ये देखो, आईफोन पे कैसा दिख रहा है ये तुम देख लो। फिर आईफोन एक्सआर पे कैसा दिख रहा है ये, फिर यहाँ पे आओ, आईफोन 12 प्रो पे कैसा दिख रहा है। फिर तुम्हें ऐसे मल्टीपल फोन मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें जो फोन लेना है वो फोन, सरफेस ड्यूए पे है, यहाँ पे देखो, तुम्हें मल्टीपल फोन्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब हमें रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना पड़ेगा, मालूम है, देखो, ये तो मैंने बता दिया कि मल्टीपल पिक्सल पे। मल्टीपल पिक्सल टेस्ट क्या करोगे, तुम्हें टेस्ट यही करना पड़ेगा कि ये जो बटन्स हैं, ये बटन्स सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, उस साइज के हिसाब से वो बटन्स एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं ना कि ये व्यू ऑल वाला बटन देखो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन जो है यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं मोबाइल की साइज के हिसाब से वो भी एकदम छोटा हो जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ बड़ा टेक्स्ट लिखा गया है, वो टेक्स्ट साइज के हिसाब से ओवरफ्लो कर जा रहा है, मतलब इसके बाहर, मोबाइल के बाहर चला जा रहा है, फिर वो वर्ड कट जा रहा है, पूरा वर्ड नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो मैं यही टेस्ट करना पड़ता है रिस्पॉन्सिव में, वो अलग हो जाती है। ऑटोमेशन नहीं करते तुम, विजुअल, हाँ, विजुअल टेस्टिंग हमेशा हमारा मैनुअली होगा, हमेशा, हाँ, हमेशा मैनुअली, तो हम लोग हमेशा, हम लोग को अभी भी करते हैं कंपनी में। विजुअल टेस्टिंग अलग हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिव अलग हो जाती है। हाँ, पिक्सल तुम्हारा यही है, देखो देखो, अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी तुम फोन पे कर रहे हो, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे पिक्सल तुम्हारा चेंज हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है, हमारा पिक्सल चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इस वाली साइज पे और इस वाली साइज पे कैसा हो रहा है। अब मुझे ऐसा भी करना है कि मैं इसके साइज घटा बढ़ा के चेक करूँ कि अगर मेरी मोबाइल साइज इतनी है तो कैसा दिख रहा है मेरा, कोई बटन मेरा क्या हो जा रहा है, छिप तो नहीं रहा, अगर छिप रहा है तो स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं साइज इसकी ऐसे कर लूँ, तो जो नीचे की चीजें मैं देख पा रहा हूँ स्क्रॉल करके, देखो मैं स्क्रॉल करूँ, हाँ हो रहा है, सही चल रहा है। मैनुअली तो भाई मैनुअली होगा यार, ये मैनुअली ही होगा। और तुम चाहो अगर नहीं तो यहाँ आके चेंज करो, मैं 200 पिक्सल, यही पिक्सल है, यही बता रहा हूँ, यही पिक्सल तुम्हारा है, 200 × 300 पिक्सल पे टेस्ट करो, क्या क्या हाल तुम्हारा, स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारी चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है, वो वाली बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग हो जाता है। अब तुम चाहो, तुम चेक कर लो कि मेरा फोन इस वाले मोड से रोटेट करते हो ना तुम्हारा, रोटेट पे कैसे चल रहा था, यहाँ पे है रोटेट वाला, क्लिक कर लो, और यहाँ पे चेक कर लो कि स्क्रॉल हो रहा है कि रोटेट पे, आज ये दिख रही नहीं दिख रही है, तुम ये भी कर लो। इंटरव्यू का तुमसे पूछे ये रिस्पॉन्सिव के बारे में बता देना कि
In response to testing, we need to test our application on different pixels. Also, we need to test our application on different screen size. So for that, we need to use Chrome debugging tool. So if you'll inspect your page, then you'll get an icon of mobile. You need to click on that. Then you can check your application on different pixels on different devices size. तुम्हें इंटरव्यू में ये बताना, सब समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हो तुम। ठीक है, और इसकी जगह देखते हैं क्रोम डिबगिंग टूल्स में। इंटरव्यू आजकल आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, जैसा कि एक क्लिक बटन है, ये मान लो यहाँ पे लॉगिन क्लिक बटन है, बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है, लॉगिन क्लिक बटन है, तुम इस पर क्लिक कर रहे हो और क्लिक नहीं हो रहा। अब तुम इसको कैसे रिप्रोड्यूस करोगे कि ये इशू क्यों आ रहा, ये क्लिक करने पे क्लिक हो क्यों नहीं रहा, तुम कैसे पता लगाओगे कौन सी इशू है ये। बताता हूँ, देखो अगर ये इशू फ्रंट एंड का हुआ, फ्रंट एंड का, तो तुम्हें यहाँ पे देखो कंसोल की, कंसोल नाम का आ रहा है एक चीज, इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस कंसोल पे क्या होगा, तुम्हें एरर्स थ्रो करने लगेंगे। तुम जो जो चीज यहाँ पे करोगे उसकी एक्टिविटी कंसोल में आएगी। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा, अगर फ्रंट एंड का इशू हुआ तो कंसोल में एरर थ्रो कर देगा कि लॉगिन बटन ब्रोकन है या फिर समथिंग कुछ ऐसा है। फ्रंट एंड का इशू हम हमेशा ये से वेरीफाई कराते हैं कंसोल से। जैसे तुम क्या करते हो, अभी तुम अपने कोडिंग क्या करते हो, ट्राई कैच लगाते हो, कोई एरर आती कहाँ देखते हो, कंसोल में ही देखते हो ना यार। वही चीज यहाँ भी हो रही है। अगर तुमने फाइंड एलिमेंट का एलिमेंट नहीं मिला, नो सच एलिमेंट आया, तो कहाँ एरर मिलेगा तुम्हें, कंसोल पे। कंसोल में यहाँ भी वही मिलेगा। अगर तुम कहीं चीज क्लिक करा रहे हो, क्लिक नहीं हो रहा, फ्रंट एंड बता रहा हूँ, फ्रंट एंड का इशू है, तब फ्रंट एंड का इशू है तो वो कंसोल में क्या करेगा, आके वो एरर एरर थ्रो कर देगा। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही एरर का स्क्रीनशॉट लेके भेज दो कि भैया बटन काम नहीं कर रहा। ये सब मैनुअली चीजें होती हैं यार, ये सब मैनुअल टेस्टिंग की हैं। हम्म, तो कैसे पता लगा मालूम है, जैसे देखो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर एरर थ्रो करेगा, फिर क्लिक करो, फिर वहां एरर थ्रो, वहां क्लिक करने के बाद ही तो एरर आ रही है, ये सोचो पहले। और कहीं क्लिक कर एरर आ रही है, नहीं आ रही। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये क्लिक भी नहीं हो रहा, सोचो पहली बात, ये क्लिक भी नहीं हो रहा, एरर भी थ्रो कर रहा है, तो भाई इतना सेंस तो है ना कि यार यही काम नहीं कर रहा फ्रेंड, और ये इशू आ रहा है इसमें, इतना तो सेंस लगा लो। हाँ, डेवलपर फिक्स करेगा, आप फ्रंट एंड डिजाइनर नहीं, डिजाइनर नहीं फिक्स करेगा, डेवलपर फिक्स करेगा, फ्रंट एंड वाला, फ्रंट एंड का डेवलपर फिक्स करेगा, डिजाइनर अलग हो जाएगा तुम्हारा। डिजाइनर तुम्हारा डिजाइन एप्लीकेशन डिजाइन बना के देता है, वो एस्टिमेशन नहीं बना के देगा। हाँ, हाँ, ये साइज वही वो सब दिखता है, ये फ्रंट एंड डेवलपर टेस्ट करेगा। अब देखो, अब तुमने क्लिक करा लॉगिन पे, अब मान लो कि कंसोल में कोई एरर नहीं आई, फिर वो इशू हुआ बैक एंड में। बैक एंड से तो मालूम है, नेटवर्क टैब देखो, यहाँ पे नेटवर्क टैब है, नेटवर्क टैब में होता क्या मालूम है, तुम जहां जहां क्लिक करते हो सारी एपीआईज यहाँ रन होती रहती हैं, सारी एपीआई एग्जीक्यूशन यही होता है। ऐसे मैं दिखाऊं उसको नीचे करके, नेटवर्क टैब था ना, ये देखो, ये सारी एपीआई चल रही हैं, ये सारी चीजें एपीआई चल रही हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है ना स्टेटस कोड, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो अगर मुझे इसकी ये वाली एपीआई चेक करनी है, इसका स्टेटस कोड क्या आया, पेलोड यूआरएल क्या था, पेलोड क्या भेजा गया था, ये सारी चीजें, जाओ इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो हेडर्स, हेडर्स में क्या क्या आ रहा है कि इसका रिक्वेस्ट यूआरएल ये है, रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है, स्टेटस कोड क्या आया, 200 आया, अब बाकी नीचे की जो इन्फॉर्मेशन उसकी थी वो अलग चीजें हैं। ठीक है, अब आगे हमें पेलोड चेक करना है, तो आके यहाँ क्लिक करो, पेलोड चेक कर लो कि डेटा क्या दिया गया था, पोस्ट रिक्वेस्ट था ना, पोस्ट के पेलोड दिया जाता है ना, याद है इतना ना, इतना यहाँ पे आप क्लिक करो, जो डेटा पेलोड में तुम दिया था जेसन बॉडी के अंदर, पेलोड कहाँ से थे, पोस्टमैन से, बॉडी के अंदर से, तो वही वही वाली चीज है यहाँ पे, देखो पेलोड आके यहाँ चेक कर लो। ठीक, प्रीव्यू हमारे काम का नहीं है कुछ, रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स वाला बताता है, इसमें इसमें देख, एक रिक्वेस्ट पेलोड होता है, एक रिस्पॉन्स पेलोड होता है, तो ये पेलोड कौन सा है, रिक्वेस्ट वाला है, तो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट पेलोड। ठीक है, रिस्पॉन्सेज पे हमारा रिस्पॉन्स वाला आएगा। ठीक है, और ये भी कुछ काम का नहीं, ये भी कुछ काम का नहीं है, कुकीज वाला है। कुकीज जानते हो क्या होता है, कुकीज में मतलब तुम्हारा टोकन वोकन की वैल्यू यहाँ आ जाती है। अब जैसे यहाँ ये सोचो कि मुझे टोकन वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो कैसे निकालोगे,
मुझे टोकन की वैल्यू यहाँ से निकाली, कैसे निकालोगे? हमेशा उसके लिए क्या यूज होता है? गेट मेथड, हमेशा उसके लिए। तो वो रिस्पॉन्स पेलोड भी तो आएगा। जैसे यहाँ पे इस गेट के लिए रिक्वेस्ट पेलोड आया, पोस्ट के लिए, तो गेट के लिए भी रिस्पॉन्स पेलोड आएगा, तुम जाके वहां से टोकन वैल्यू निकालो। जैसे अगर यहाँ भी कुछ हो एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट का, देखते हैं। इधर फेच है, गेट रिक्वेस्ट है कोई। हाँ, गेट रिक्वेस्ट कहाँ आएगा मालूम है? क्लिक करने पे, नहीं, कार्ट पे, हाँ, और यहाँ पे काम नहीं दिया वाला। ठीक है, कोई गेट वाला मिल जाएगा इसमें यार, वही वाला। हाँ यार, पोस्ट ही आ रहा है इसमें भी। कोई दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसमें क्या है। कोई सोचो, कोई टेस्टिंग एप्लीकेशन बताओ। गुरु 99 है ना? पता नहीं इन्होंने एपीआई वाला बनाया कि नहीं बनाया। गूगल का ही होगा। तो ये है ना गेट, गूगल का गेट वाला है, पेलोड आया, बस इसने भी नहीं दिया रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे आया रिस्पॉन्स पेलोड, और यही तुम्हारे टोकन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसमें तो पता नहीं गूगल में टोकन वैल्यू कहाँ से मिलती है, लेकिन तुम्हें टोकन वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। तो ये क्या होता है, क्या हुआ? बताएगा ना कि टोकन इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, जैसे नहीं होगी, वहां पे जाओ, उस वैल्यू कॉपी पेस्ट कर लो, पोस्ट में पास कर लो। हाँ, एसवीजी नहीं निकलता, वो यूज नहीं होता एसवीजी, निकलता ही नहीं। एसवीजी टैग निकलता ही नहीं, बता देना। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक पाथ ऑफ एसवीजी। गुरु 99 देखें? अच्छा, गुरु 99 का एपीआई से इन्होंने एपीआई नहीं बनाई है, बनाई तो है। देखो जितनी एपीआईज होंगी सारी एपीआई चलेंगी। देखो गुरु 99 का जो हमने चलाया था, देखो यहाँ पे ये आ गया, जो हमने हमने वो करा था, यूआरएल हिट करा था उसका, उसका एपीआई यहाँ पे चल गया। तो यहाँ पे बताएगा उसका रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, सारी चीजें बताएगा वो। हेडर्स, जो हेडर्स पास करते थे पोस्टमैन में, यार पोस्टमैन पढ़े थे कि नहीं? नहीं पढ़े थे तब नहीं बताऊंगा। हेडर्स के अंदर बता, टोकन टोकन की वैल्यू बताते थे, वो बेरर टोकन बताते थे, याद है वो सारी चीजें। और रिस्पॉन्स में, अब रिस्पॉन्स तक बताया था ना, चाहे रिस्पॉन्स तुम्हारा एक्सएमएल में आ सकता है, एचटीएमएल में आ सकता है, एचटीएमएल में भी आ सकता है, जेसन में भी आ सकता है। तुम्हारा वो कौन से वाली लैंग्वेज, मतलब कैसे उन्होंने बनाया वो डिपेंड करता है। मोस्टली जेसन में आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तुम्हारा तब ये था क्या, नेटवर्क टैब से। तो नेटवर्क टैब में क्या होगा मालूम है? जैसे मान लो मैंने क्या कराया, यहाँ पे सर्च बटन क्लिक करा, काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा मालूम है? यहीं पे वो एरर थ्रो कर देगा। जहाँ जहाँ 200 आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, 401, 400, हाँ, या फिर 500, बैड रिक्वेस्ट। अक्सर तो 55 वाले आएंगे, क्योंकि हमारा साइड तो सही है, वहां से काम नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे तुम्हारा वो गलत वाला रिस्पॉन्स कोड आ जाएगा। तुम आओगे, हाँ यार यहाँ चेक करा मैंने, यहाँ पे आओगे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुमने कहा 200 आ रहा है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट हमने क्या भेजा था, ये सारी चीजें कर लेगो बता, और इसके शॉर्ट पे भेज दोगे कि देखो यार मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा, मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये हमने ये रिक्वेस्ट सेंड करी है, बिल पर अपना फिक्स करेगा। फ्रंट एंड की इशू निकालो कहाँ से, नेटवर्क टैब से, सॉरी, बैक एंड की इशू कहाँ से निकालोगे, नेटवर्क टैब से, और फ्रंट एंड कहाँ से, कंसोल टैब से। याद रखना, मैनुअल टेस्टर के लिए काफ़ी यूजफुल होता है ये चीज़ें। अगर मैनुअल टेस्टर हो, तुम्हें ये क्रोम डिबगिंग टूल आना चाहिए। जब भी डेवलपर तुमसे पूछे, इंटरव्यूअर पूछे कि ये ऐसा ही, हाउ डू यू गेट विच एपीआई इज रनिंग फाइन, विच इज नॉट, बताओगे फॉर दैट वी नीड टू यूज व्हाट, Chrome debugging tool. So we need to inspect our page and we need to navigate on network tab. Over there we can see how many APIs are running and how many APIs are running fine and how many are not. And if we need to check the front end issue, then we can check it from where? From console tab. If we need to check anything from the backend, then we can check it from where? Network tab.
और एक होता है एप्लीकेशन टैब। यहाँ पे ये ना डेटाबेस यूज होता है, जो आपको डेटाबेस की वैल्यू बताता है। जैसे इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, मेरा एप्लीकेशन था उसमें दिखाता दिखाता है। तो यहाँ पे ना तुम्हें डेटाबेस इसमें नहीं दिखेगा यार, बता भी सकता मैं। हम्म। इसमें तुम हमें डेटाबेस की वैल्यू वैल्यू देख सकते हो कि मेरे वाले क्रेडेंशियल के लिए कौन कौन सा डेटा पास करा गया, कौन कौन सा पास नहीं करा गया, कौन सा डेटा वहां पे प्रिंट हुआ, सारी चीज कहाँ देख सकते हो तुम, इस एप्लीकेशन वाले टैब से। ये ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग, मोस्टली 99% नेटवर्क कंसोल यूज करते हैं। ये ज़्यादा यूज नहीं होता application। और इनके बारे में ध्यान मत देना, सोर्सेज, परफॉर्मेंस, मेमोरी, ये सब यूज नहीं होते। ठीक है। और की जाओ देखना, कभी कोई इंटरव्यू में कभी ये भी पूछता है कि तुम्हें अपना एप्लीकेशन 3G स्पीड में टेस्ट करना है। अब ऐसा तो नहीं वाईफाई का स्पीड 3G भी कर लोगे, मोबाइल के तो कर लोगे, वाईफाई का नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे नो थ्रोटिंग का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ क्लिक करना बस। हाँ, है ना, प्रीसेट पे फास्ट 3G। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन 3G वाले मोड पे चलेगा। तुम्हारा नेट मोबाइल से कितना भी वाईफाई कितना फास्ट चल रहा, लेकिन तुम्हारा ये क्या कर लेगा, 3G स्पीड में चलाएगा। अगर इंटरव्यू में पूछे हाउ डू यू टेस्ट योर एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल इंटरनेट स्पीड, बता देना फॉर दैट अगेन वी नीड टू इंस्पेक्ट आवर पेज एंड वी नीड टू गो नेटवर्क टैब एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ थ्रोटिंग। तो यहाँ पे था ना थ्रोटिंग, नो थ्रोटिंग लिखा है, थ्रोटिंग। You need to go there and you need to click on there and you need to select your speed, like you need to test on 3G 4G। तुम यहाँ पास कर दो, फास्ट 3G है, स्लो 3G है, ऑफलाइन चेक करना है, इंटरनेट ऑफलाइन मोड पे मेरा पैकेज सही चल रहा है नहीं चल रहा, मैं नेट का ये। अगर तुम हम ये भी कर सकते हो, कस्टम कस्टम बोले तो मैं 20 KB, दो स्पीड होती है देखो, एक अपलोड स्पीड होती है, एक डाउनलोड स्पीड होती है। तो मैं यहाँ टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट जो हो 20 KB के अपलोड स्पीड से 30 KB के डाउनलोड स्पीड से कैसा चल रहा है। तो यहाँ कस्टम पे आओ, ऐड पे क्लिक करो, ऐड कस्टम प्रोफाइल पे क्लिक करो, या प्रोफाइल नेम बताओ, डाउनलोड स्पीड बताओ, अपलोड स्पीड बताओ बस। तो क्या होगा, वो उस वाले स्पीड से तुम्हारा एप्लीकेशन तुम चलेगा। ठीक है। तो इंटरव्यू में ये भी पूछता है कि मल्टीपल वाले उससे फेस करना है तुम्हें, नेटवर्क कंडीशन से। तो यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग बटन है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो अपना ना, ऐसे। ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, क्रोम डिबगिंग टूल। तो इसके बारे में लिख लेना, कंसोल के बारे में लिख लेना। कंसोल के बारे में क्या होता है, जो फ्रंट एंड में जो सारे लॉग्स लॉग्स प्रिंट करता है, बस लॉग्स। तुम भी लॉग्स प्रिंट कराते हो ना, तो वही लॉग्स भी प्रिंट करता है ये भी। अगर अगर चल रहा है तो सही लॉग्स प्रिंट करेगा, अगर नहीं चल रहा तो फ्रंट एंड का इशू है तो वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। और नेटवर्क में सारी एपीआई फ्रंट एंड सारे बैकिंग चीजें हम यहाँ दे सकते हैं नेटवर्क टैब से, और अपने नेट मल्टीपल नेटवर्क पे टेस्ट कर सकते हैं ये चीजें। ये क्या है, अच्छा ये कुछ और है, इस काम का नहीं है अभी। ठीक है। तो ये चीजें अपनी हो गई। और कुछ बताना है इसमें, तुम्हारा रिस्पॉन्सिव हो गया। रिस्पॉन्सिव में याद रखना क्या करना है तुम्हें, मल्टीपल पिक्सल, डिफरेंट पिक्सल, मल्टीपल स्क्रीन साइज, मल्टीपल स्क्रीन साइज पे हमारा था, क्या था, रिस्पॉन्सिव टेस्ट। अब देखो कल तुम्हें पढ़ाया जाएगा, राहुल सर आएंगे कल पढ़ाएंगे रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए जेसन क्या होता है। जेसन तो सभी को मालूम है क्या होता है, एपीआई टेस्ट हमने पढ़ा था। जेसन रीड करना, तो गेट पोस्ट ज्यादा यूज होता है। गेट पोस्ट में जेसन तो मालूम हो क्या है ना। चलो बता दूंगा एक दिन। चलो मैं यही बता दूंगा। तो डेल्टा लोग बढ़िया से पढ़ाया था, पता नहीं लोग कैसा आता है कि नहीं आता। इन लोगों को तो मैंने बढ़िया से बताया था, ऑटोमेशन भी बताया था इन लोग को। बल्कि गामा बैच वाले एपीआई टेस्टिंग अच्छे पढ़े थे वो लोग। जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा उसमें सही बताया था, मैंने पूरा डिटेल्स बताया था, पूरा गेट पोस्ट डिलीट पुट पैच, मैंने सारी रिक्वेस्ट उनको रन करा के बताई है, सारी रिक्वेस्ट। और ये अब किसी ने पूछा था रिक्वेस्ट पेलोड और रिस्पॉन्स पेलोड, किसी ने पूछा था ना अभी। हाँ, रिक्वेस्ट पेलोड क्या होता है, वो हमेशा आपके पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट पोस्ट कब यूज होता है, जो आपको सर्वर पे कोई नया डेटा भेजना होता है तब ना। तो अगर आप कोई नया डेटा भेजना चाह रहे हो तो वो डेटा दोगे कहाँ,
उस रिक्वेस्ट के पेलोड में जो आप बॉडी देखते हो पोस्टमैन के अंदर, इसमें पोस्टमैन है कि नहीं है? ओपन करके दिखाता हूँ तुम्हें। रिक्वेस्ट बॉडी ही रिक्वेस्ट पेलोड होती है, याद रखना। रिक्वेस्ट बॉडी ही रिक्वेस्ट पेलोड होती है, रिस्पॉन्स बॉडी ही रिस्पॉन्स पेलोड होती है। हाँ, ये तो मैनुअल टेस्टिंग है। देखो पोस्टमैन कुछ है नहीं, पोस्टमैन टूल है। जैसे इक्लिप्स यूज करते हो, इक्लिप्स बजाय तुम वीएस कोड यूज कर लो, नोटपैड में कोड लिख सकते हो। वैसे ही ये क्या है, एक तुम्हारा एक तरीके से एडिटर है, जहाँ से तुम अपने एपीआई से परफॉर्म कर सकते हो। तुम चाहे स्वैगर यूज कर लो, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं यार, जरूरी नहीं लेकिन ये ज्यादा रिलायबल है, यूआई इसका सही है। तुम्हें ये वेरिएबल्स नहीं पता होंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, सब चीजें नहीं पता। ये सारी चीजें बताएं इन लोग को, डेल्टा वालों को। वेरिएबल्स सब कुछ देखो यहाँ पे। पैरम्स देखो, पैरम्स में क्या होता है, ये पैरम्स, ये क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, ये हमेशा आपको यूज होगी कहाँ, गेट, गेट रिक्वेस्ट में, डिलीट रिक्वेस्ट में अक्सर यूज होंगी वहां पे, गेट और डिलीट में। क्योंकि आपको डेटा लेना है तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस और सर्वर के पास कितने लाखों डेटा है। जैसे आईआरसीटीसी से मुझे टिकट निकालना है, मुझे बताना पड़ेगा ना, मेरी इस वाली ट्रेन की टिकट इतने बजे की, और मुझे वहां जाना है, तब जाकर टिकट पाओगे ना। जो तुम यही चीज बता रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन, कि मुझे एलटीटी की टिकट एलटीटी वाली चाहिए, और मुझे कहते हैं कि स्लीपर चाहिए, तो जो तुम बता रहे हो आगे क्वेश्चन मार्क आगे जो लगेगा वही तुम्हारा क्या हो गया, क्वेरी पैरामीटर। जैसे बता देते देखो, नोटपैड ओपन होता है, जैसे कि https:// मान लो है क्या, irctc.com है। अब मान लो क्या हुआ, हमारे पास फंक्शनैलिटी है सर्च सर्च ट्रेन वाली, ठीक है। अब तुम जैसे सर्च पे क्लिक करो, कोई वैल्यू सर्च करोगे, तो स्लैश वो लगेगा, यहाँ पे लगेगा सर्च, सर्च बटन जैसे क्लिक करा, स्लैश सर्च लग जाएगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और जो तुम सर्च कर रहोगे, तुमने सर्च करा क्या, ट्रेन का नेम, तो यहाँ मान लो ट्रेन, ट्रेन नेम इक्वल्स टू, तुम्हारे ट्रेन का नाम क्या था, मान लो तुम्हारा नाम था कमायनी समथिंग, जो भी था ऐसे। अगर तुम रियल एग्जांपल देखना, फ्लिपकार्ट में देख लो यार, फ्लिपकार्ट है देखो यहाँ पे, गूगल पे देखो, फ्लिपकार्ट देखो, मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, अभी क्या है, flipkart.com है, यहाँ आता हूँ, मोबाइल सर्च करता हूँ, तो सर्च क्यू इक्वल्स टू क्या लग गया, मोबाइल्स। ये हमेशा कब आएगा, और जब सर्च करो कुछ डेटा लेना चाह रहे हो, मतलब कौन सी रिक्वेस्ट हिट हो रही है, गेट वाली, क्वेरी पैरामीटर। हाँ हाँ, ये आपको क्या हो गया मालूम है, इसको एंड पॉइंट, इसको बोल रहे थे हम लोग क्या, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट यही डिफाइन करता है कि आप कौन सी वाले पेज पे हो। अगर मैं सर्च पेज पे हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, सर्च। अगर मैं लॉगिन पेज पे, अगर मैं किसी और पेज पे जाऊँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो सेल ऑनलाइन में क्लिक करा मैंने, अब इसका एंड पॉइंट क्या हो गया, सेल ऑनलाइन। इसी पैरामीटर बोलते हैं। हाँ, क्वेरी पैरामीटर। हाँ, आप कौन सी बेस से डेटा सर्च कर रहे हो, वो क्वेरी पैरामीटर पे आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन मार्क के आगे जितनी चीजें रहेंगी, और हमेशा क्वेरी पैरामीटर आपका की नेम और की वैल्यू के ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। अब ऑथराइजेशन का है, अब कोई भी एपीआई है तो आपको ऑथराइज करना पड़ेगा, आईआरसीटीसी है, आपको लॉगिन तो चाहिए होगा, तो लॉगिन लॉगिन का कुछ चाहिए होगा आपको, वो लॉगिन आपको देना पड़ेगा। ऑथराइजेशन में आपको ऑथराइज बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस वेबसाइट वेबसाइट के लिए ऑथराइज हूँ, मैं टिकट निकाल सकता हूँ। अगर आप मान लो कि गलत चीज़ों में गलत पासवर्ड टिकट निकाल सकते हो, नहीं, तो आप ऑथराइज नहीं हो। ऑथराइजेशन में बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी कर सकता, एक्सेसिबिलिटी है मेरी। देखो दो चीजें होती हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या करता है,
वो क्या करता है, तुम्हें यूजर की आइडेंटिटी बताता है कि यूजर हाँ मेरे एप्लीकेशन का है, वो इसने इस एप्लीकेशन में लॉगिन करा है, उसका अकाउंट है इस वाले एप्लीकेशन में। ठीक, ये हो गई ऑथेंटिकेशन। अब ऑथराइजेशन क्या होती है? ऑथराइजेशन क्या होती है, वो बताता है कि उस यूजर की एक्सेसिबिलिटी क्या है, वो कौन कौन सी चीजें वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मान तुम्हारा अभी कोई वेबसाइट, मान लो नेटफ्लिक्स वाली वेबसाइट है, तुमने वहां पे लॉगिन तो कर लिया, लेकिन तुमने परचेस नहीं करा उसका प्लान। अब तुम देख पाओगे नहीं, तो मतलब वहां पर तुम्हारे पास ऑथराइजेशन तो, तुम्हारे पास ऑथेंटिकेशन तो है ना, लॉगिन तो कर पा रहे हो, ऑथेंटिकेशन तो है, लेकिन तुम कोई मूवी देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने प्लान में सब्सक्रिप्शन लिया है, नहीं लिया है, मतलब तुम वहां पे ऑथराइज नहीं। एक्सेसिबिलिटी, यूजर की एक्सेसिबिलिटी क्या है उस वेबसाइट पे परफॉर्म करने की ना, वो होती है। ऐसे यही सोच लो, फ्लिपकार्ट ही देख लो, एक सेलर अकाउंट होता है और एक बायर अकाउंट होता है। तो जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग बाय वाला यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वो सामान खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते इस पे। अगर हमें सेल करना है तो हमें उसका अलग कुछ करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमें हमारा ये डोमेन है, हम ये इस टाइप की चीजें बेचना चाहते हैं, ये सारी चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना। तो क्या हो जाएंगी? ऑथराइजेशन। तुम्हें जो एक्सेसिबिलिटी मिलेगी वो ऑथराइजेशन हो जाती है। ऑथराइजेशन क्या हो जाता है? उसकी उसकी वो आइडेंटिटी, यूजर की आइडेंटिटी, यूजर कौन है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है। ये ऑथराइजेशन का हो गया। हेडर्स में भी सेम पास करते हो ऑथराइजेशन की वैल्यू और कुकीज का डेटा। और जो तुम्हारा रिस्पॉन्स आए वो किस कौन सी वाले लैंग्वेज में आए, जैसे मैंने यहाँ पे हमने क्या दिया है, जेसन फॉर्मेट में कंटेंट टाइप, तो क्या होगा, जेसन फॉर्मेट में आएगा। तुम ये चीजें यहाँ पे ये देते हो। बॉडी, ये होगी हमेशा यूज आपके पोस्ट रिक्वेस्ट में, पुट में, पैच में। क्यों? क्योंकि वहां आपको डेटा सेंड करना पड़ता है सर्वर पे। जब कोई डेटा आपको नया डेटा सर्वर पे सेंड करना होता है, इसका करते हैं बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्वेस्ट पेलोड। जैसे मैंने जेसन डेटा यहाँ पास करा है ना, यही मेरे क्या है, ये मेरी रिक्वेस्ट पेलोड है। अगर मैं इस एपीआई को रन करूं तो मेरी रिस्पॉन्स आएगी, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स पेलोड। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में आप एपीआई का ऑटोमेशन यहाँ कर सकते हो, एपीआई का ऑटोमेशन भी आप पोस्टमैन में कर सकते हो। तो आपको यहीं पे जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में कोड लिखना पड़ता है। ठीक, टेस्ट में भी वही होता है। तो प्री रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जैसे इस एपीआई के पहले मुझे कोई रिक्वेस्ट और सेंड करनी हो, प्री रिक्वेस्ट में वो लिखोगे, और टेस्ट में इस एपीआई का ऑटोमेशन और सेटिंग तो कुछ है अलग। और सर रेस्ट छोड़ लेने वाले हैं तो पोस्टमैन बता देंगे इसे बहाने। ब्लॉकर क्रिटिकल, देखो यार जरूरी नहीं है कि, देखो हर कंपनी का अपना स्टेटस अलग अलग होता है ना, वो जो बग ट्रैकिंग वाले स्टेटस होते हैं। ब्लॉकर मतलब तुम उस चीज की वजह से तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे कोई चीज टेस्ट नहीं कर पा रहे हो ब्लॉकर की वजह से। जैसे मान लो कि ब्लॉकर लॉगिन वाला पेज है, ठीक है, अब विदाउट लॉगिन के तुम होम पेज पे जा पाओगे? लॉगिन वाला इसका काम ही नहीं कर रहा है, तो आगे तुम कुछ एक्सेस कर पा रहे हो? नहीं, मैं वहां पे क्या आ जाएगा, ब्लॉकर। मतलब कुछ ऐसी चीजें आ जाएं उसकी वजह से आगे की चीजें भी इम्पैक्ट पड़ गई, आगे चीजें भी काम नहीं कर पा रहे हम, ब्लॉकर। और क्रिटिकल मतलब जिसकी एकदम प्रायोरिटी एकदम हाई हो यार, भाई दोनों हाई हो, दोनों हाई हो। ब्लॉकर कैसे, क्रिटिकल कैसे बताऊं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे बताऊं। हाँ, प्राइस में शो नहीं कर रहा है, मान लो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट, डेबिट कार्ड जो हमने सही नंबर डाला, सही सीवीवी डाला, ओटीपी भी सही डाला। हाँ, बता तो रहा हूँ, बता देखो, जीरा क्या है ना, लोग अपनी तरह से कस्टमाइज करते हैं। बहुत लोग रखते हैं हाई, मीडियम, लो। बहुत लोग क्या रखते हैं, ब्लॉकर, क्रिटिकल, मीडियम। हाँ, हाँ, सब लोग अपना कस्टमाइज रखते हैं। बहुत लोग ब्लॉकर रख लेते हैं, बहुत लोग क्रिटिकल रख लेते हैं, बहुत लोग एक हाई रख लेंगे। अब उनको क्या, अब दूसरा कंपनी में क्या है, हाई, मीडियम, क्रिटिकल। मतलब जो उसने ब्लॉकर बताया इसके साइड वो क्या है, हाई है। जो उसने यहाँ पे क्रिटिकल बताया उसके यहाँ से क्या है, मीडियम है। और इसके साइड वो क्या है, लो है, मतलब वो मतलब माइनर है, जो भी है इसका मेजर माइनर जो भी है इसका। वो कंपनी के हिसाब से वो अपना टूल कस्टमाइज करते हैं, स्टेटस बता देते हैं। ठीक है, फिर राहुल सर आ जाए।
रिकॉर्डिंग देख लेना ये वाला, और वो वाला पैरेलल वाला पहले ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने का, और अगर नहीं आएगा तो मैं कल फिर आऊँगा ही, कल देख लेंगे।